नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने समय एवं ऊर्जा का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए बेहतर बनाने में कर रहे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे ये हमारे जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसका जो आज पार्ट है ये पार्ट 10 है। इसके पहले के जो 9 पार्ट हैं उनको हम लोग कर चुके हैं और ये स्पेशल डेडिकेटेड जो है उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया या जो अन्य वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें जो जनरल नॉलेज का आपका पेपर पूछा जाता है उनसे संबंधित है। इसमें कुछ प्रश्न जनरल स्टडी से भी संबंधित है। इसके पीछे के जितने भी प्रश्न पार्ट 9 हैं वो आप हमारी मिशन खाकी 2024 टेस्ट सीरीज में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। चलते हैं देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न संख्या 1 है। हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है से संबंधित है। आखिर किससे संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं पहला विकल्प है, चित्तल वासल की गुफाएं दूसरा विकल्प है, कन्नेरी की गुफाएं तीसरा विकल्प है और चौथा है उदयगिरी या खंडगिर की गुफाएं। तो इसका सही आंसर है डी विकल्प, उदयगिरी और खंडगिर की गुफाएं से ये संबंधित है। और ये कहीं ना कहीं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व से भी पहले जो महामेघवाहन वंश था, कौन सा वंश? महामेघवाहन वंश। इसमें जो सम्राट थे खारवेल, इनके शासनकाल से ये संबंधित है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इसकी लिपि की बात करते हैं तो ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तो ये जो शिलालेख है हाथी गुफा शिलालेख, ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा है। ये भाषा आपको याद रखना है। और इसमें कहीं ना कहीं जो सम्राट खारवेल थे उनकी उपलब्धियों, सैन्य अभियान या जो धार्मिक गतिविधियां थी उनके बारे में समस्त जानकारी इसमें मिलती है। चलते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एवीकल्चर, मोरीकल्चर या फिर विटीकल्चर। तो इसमें किसको क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका विटीकल्चर, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और जो अंगूर की खेती होता है इसको विटीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा अगर अन्य की बात करते हैं सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि रेशम से संबंधित है। रेशम पालन जो होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। मोरीकल्चर की बात करते हैं तो मोरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम कीट से संबंधित। और रेशम पालन है, ये रेशम कीट है, दोनों में अंतर है। रेशम कीट यह शहतूत उगाना इनसे संबंधित है। और जो अगला एवीकल्चर की बात करते हैं तो एवीकल्चर है पक्षी पालन से संबंधित। एविएशन मंत्रालय, उड़ने वाला जैसे होता है ना, उसी तरह से एवीकल्चर। तो आपको ये सभी याद रखना। विटीकल्चर किससे? तो ये तो अंगूर की खेती से आपको याद ही हो गया। ये चारों आपको याद रखना है अच्छे से। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं। विकल्प आपके हैं ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया या फिर सी विकल्प है ब्राजील, सूडान, मलेशिया। डी विकल्प है वेनेजुएला, इथियोपिया या इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, उन देशों का नाम पूछ रहा है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा क्या होती है? जो 0 अंश रेखा होती है, 0 अंशांश रेखा, इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि 0 अंश जो अक्षांश रेखा है ये कहाँ से गुजरती है। तो इसका जो सही विकल्प है ये बी विकल्प सही हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये देश हैं। जैसे कि बात करते हैं स्थल और जल पर भूमध्य रेखा जो इक्वेटर लाइन है ये लगभग 13 देशों से गुजरती है। कितने देश हो जाते हैं टोटल? तो 13 देश हो जाते हैं। ये 13 देश आखिर कौन कौन से हैं? अगर 13 देशों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं 13 देश के तो उनकी भी पूरी चर्चा कर सकते हैं। जिसमें पहला देश हमारा कौन सा है? साओ टोमो है, साओ टोम और प्रिंसेप यहाँ पे प्रिंसप आप ये लिख लीजिएगा, प्रिंसप। और जो अगला है दूसरा विकल्प ये कौन सा है? गैबन। तीसरा क्या हो जाएगा? ये कांगो गणराज्य हो जाएगा, कांगो गणराज्य। चौथे की बात करते हैं तो चौथा क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, आप समझ ही लीजिएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। और अगर पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा युगांडा है।
छठे की बात करते हैं तो केन्या हो जाता है। सातवें की बात करते हैं तो सोमालिया। आठवें की बात करते हैं तो आपका मालदीव। नवें की बात करते हैं तो आपका इंडोनेशिया। 10वें की बात करते हैं तो आपका किरिबाती। कहीं पे किरिबाटी लिखा जाता है, कहीं पे किरिबाती लिखा जाता है। और जो अगर 11वें की बात करते हैं तो इक्वाडोर हो जाता है। और 12वें की बात करते हैं तो आपका कोलंबिया हो जाता है। और 13 की जो बात होती है ये आपका ब्राज़ील हो जाता है। तो ये टोटल आपके देश हैं जो कि जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इनमें से आपको पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना, ये जीरो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। हम चलते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पहला विकल्प है भार, लंबाई, समय या फिर द्रव्यमान। तो आखिर क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा पदार्थ जो होता है, कोई भी जो पदार्थ है उसका आखिर संवेग, जो संवेग होता है और वेग होता है, उसके अनुपात को क्या बोला जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, द्रव्यमान। आखिर द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? संवेग एंड वेग, दोनों के अनुपात को पूछा गया। दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है? तो ये द्रव्यमान होता है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न संख्या 5 है। आंध्र प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है? विकल्प पहला है कांडियन वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है नागौरजम या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और चौथा जो आपको दिया गया ये कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ए विकल्प हो जाएगा, कांडियन वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एशियाई हाथियों की आबादी के लिए एक तरह से जाना जाता है। या और कहीं ना कहीं यह एक जो इस राज्य का है, जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहाँ इन हाथियों की जो है सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। और यह अभ्यारण्य कहाँ पे पाया जाता है? तो ये दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से ढका हुआ है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका नाम जो रखा गया है, ये एक ऋषि हैं ऋषि कैंडियन, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 6। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 और 35 के दौरान हटा दिया गया? विकल्प है किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, बी विकल्प है राजस्व कानूनों का प्रशासन, और सी विकल्प है कोर्ट ऑफ वर्ड से संबंधित कार्य, और चौथा आपका दिया गया बंदोबस्त संचालन। प्रश्न आपका क्या प्रश्न समझना है? इसमें पूछ रहा आरंभ में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, ये जो 4 कार्य दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा कार्य जो वर्ष 1831 में तो राजस्व परिषद था, राजस्व परिषद जो उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा किया जाता था, लेकिन 1932 और 35 के दौरान उसको हटा दिया गया। तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये जो आपका सी विकल्प है, कोर्ट ऑफ वर्ड्स से संबंधित जो कार्य थे इनको जो है राजस्व परिषद से हटा दिया गया था। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 है। होमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? होमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपका क्या है? मेंटोक, थिप्पू, बोधगया या फिर लद्दाख। तो इसका सही आंसर डी है, लद्दाख में जो है हेमिस मठ जम्मू कश्मीर के लेह और लद्दाख में स्थित है। और कहीं ना कहीं ये 45 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? लेह से 45 किलोमीटर दूर लद्दाख का एक कस्बा है जिसको हेमिस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है अच्छी तरह से। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 है। भारतीय संविधान सभा के झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प आपका है राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। हुआ द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग एड हॉक कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसके सही आंसर है ए विकल्प आपका सही है, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ओ। इसके जो
झंडा समिति इसके अध्यक्ष थे और इस झंडा को भारतीय संविधान द्वारा कब कुछ बदलावों के साथ में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 9 है। पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। डेट यहाँ पे आपको फिल करना है कि आखिर किस डेट को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। विकल्प आपका है 20 मई को, 21 मई को, 22 मई को या फिर 23 मई को। तो इसका सही आंसर आपका है 20 मई। ये विकल्प आपका सही हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो मधुमक्खियों और अन्य परागकणों होते हैं उनकी भूमिका को स्वीकार करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसे हम लोग याद रखते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 है। किसने कोशिका सिद्धांत का विस्तार किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? विकल्प आपका है टी स्वान, एम स्लेडेन, जे.ई. पुरकेज, रुडोल्फो विचार। तो कौन था इसका? जैसे इसमें क्या पूछ रहा, तो पूछ रहा भैया कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और ये सुझाव दिया था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। कोई नई कोशिका अपने आप नहीं जन्म ले लेती, जितनी कोशिकाएं हैं उन्हीं से वो डेवलप होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो डी विकल्प है रुडोल्फो विर्चो, ये इसको श्रेय दिया जाता है। इन्हीं का ये मानना था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद होती हैं, जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। ये विर्चो का सिद्धांत है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न संख्या 11 है। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च का आयोजन किया गया? भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी या फिर अहमदनगर से दांडी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा, तो इसमें पूछ रहा नमक आंदोलन या नमक मार्च जो था, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, उससे संबंधित यह प्रश्न है। इसको हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था और कहाँ से कहाँ के बंद था ये आपसे पूछा था। कभी कभी आपसे प्रश्न जो पूछ लिया था इसकी डेट, तो इसकी डेट क्या है? 12 मार्च 1930, ये इसकी डेट है। इस डेट को प्रारंभ किया गया था ये नमक सत्याग्रह, नमक मार्च जिसको बोला जाता है। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद से कहाँ तक? दांडी तक का मध्य हुआ था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। अहमदाबाद से दांडी के मध्य जो है इसको किया गया था और ये टोटल 24 दिनों का चला हुआ मार्च था, तो 24 डेज तक का था। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न संख्या 12 है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? विकल्प आपके हैं डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। भारत में काजू के बारे में पूछ रहा है। काजू और कहीं कभी कभी जो कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं उनके बारे में भी पूछता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो काजू को प्रथम परिचय किसने करवाया था ये आपको बताना। तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली ही सर्वप्रथम उनको श्रेय दिया जाता है कि वो यहाँ पे काजू लेके आए और भारत में काजू का जो है उत्पादन स्टार्ट हुआ। अब इसके अलावा अन्य की बात करते हैं तो पुर्तगाली, जैसे कि पुर्तगाली अन्य कौन कौन से थे? तो अन्य जैसे तंबाकू हो गया, ये भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा मूंगफली का श्रेय दिया जाता है। आलू हो गया, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा। जो इतनी चीज़ें हैं टोटल, ये सभी चीज़ें पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई और उन्हीं के बाद से इसका उत्पादन प्रारंभ होता है। अब जैसे एक चीज़ और सबसे जो खास है जो आपसे पूछा था, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की ही देन है। प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों की ही देन है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 13 है।
लोहा एवं गंधक का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? समांग मिश्रण है, असमांग मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं, या फिर मिश्रित मिश्रण? तो आखिर इसका क्या सही आंसर होगा? तो जो लोहा और गंधक होता है ये एक प्रकार का असमांग मिश्रण होता है। असमांग मिश्रण आखिर होता कैसे? जैसे कि एक धात्विक है और दूसरा अधात्विक है, मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक टाइप का जो मिक्सचर होता है, तो ये कहीं ना कहीं अधात्विक मिश्रण होता है, मतलब असमांग मिश्रण बोला जाता है। इसमें कहीं ना कहीं अगर आप क्या कहते हैं गंधक का जो चूर्ण होता है उसमें लोहे के टुकड़े मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं अलग से आपको देखे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको विषम मिश्रण भी कहा जाता है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न संख्या 14 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय निम्न में से किस शहर में है? कहाँ पे है? पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, या फिर विशाखापट्टनम है? तो इसका सही विकल्प है बी, बेंगलोर में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करते हैं तो इसरो भारत सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। कब? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी और मुख्यालय के रूप में बेंगलोर को चयन किया गया था। इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा था कि आखिर भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो ये बेंगलोर को ही माना जाता है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमियों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार के एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट टू डिस्क्राइब ऑफ द सब्सिडीज इन द इंडियन इकोनॉमी? क्या है सही? पेमेंट मेड द बाई बिजनेस इंटरप्राइजेज टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू एन enterprises or an industry, payment made by the private companies to shareholder, transfer to fund by the enterprise or an industry to the government of India the country। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आखिर सही आंसर क्या है। तो इसका आपका जो सही आंसर है ये आपका बी आंसर सही है। बी में क्या दिया गया? देश की सरकार के से एक उद्यम या एक उद्यम के लिए धन का हस्तांतरण, जो सब्सिडी अर्थात जिसको आर्थिक सहायता बोलते हैं, ये एक कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता का सुलभ साधन है और इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन के लिए कार्य किया जाता है या लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। जब देश में की सरकार द्वारा जो अंत्योदय वर्ग है, मतलब जो अंतिम छोर पर स्थित वर्ग है, उसको जब धन का हस्तांतरण किया जाता है तो इसे ही सब्सिडी बोलते हैं। जब देश की सरकार मतलब ट्रांसफर द फंड, ये देखिए ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर किया जाए ऑफ द कंट्री टू द इंटरप्राइजेज और एन इंडस्ट्री, मतलब किसी को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको बोला जाता है सब्सिडी दी जाएगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 16 है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? विकल्प आपका है वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विच इंडियन प्रेसिडेंट पार्टिसिपेटेड इन द आयरिश वार ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड आल्सो वेंट टू जेल फॉर इट? मतलब कौन है ऐसे, तो उसका नाम हमें बताना है। तो इसका जो हमारे विकल्प है वीवी जो गिरी हैं, ये ऐसे व्यक्ति थे। तो वीवी गिरी जो हैं ये यहाँ पे जैसे माउंटेन लिख गया, ये यहाँ पे ये ट्रांसलेट गलत हो जाएगा, ये गिरी ही हो जाएगा। वीवी गिरी जो हैं ये ऐसे प्रधान राष्ट्रपति थे जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वीवी गिरी जब डार्लिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, कब? डार्लिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब की बात है। डार्लिन यूनिवर्सिटी में जब कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय ये आंदोलन चल रहा था, उसी में ये आयरलैंड गए थे, तब वहाँ पे जेल भी गए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 17 है। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? विकल्प आपके शाइस्ता खां,
ऑफ द मिर्जा, राजा जय सिंह, मीर ए आतिश, मीर बख्शी। तो कौन सा सही होगा? वुड डिड औरंगजेब सेंड अगेंस्ट शिवाजी एज द गवर्नर ऑफ द दक्कन। कौन है? तो आपको इसे बताना है। तो इसका सही आंसर आपका ए विकल्प सही है। शाइस्ता खां को जो है अपना वो सूबेदार बना के भेजा था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 18 है। सर्बिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द सर्बिया? विकल्प आपके हैं ओस्लो, बेलग्रेड, स्टॉकहोम या फिर लोमो। तो इसका सही आंसर है बेलग्रेड। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। चलते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या है। विकल्प आपका है 11, 12, 13 या फिर 14। तो आखिर भारत में जो संविधान है इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इस समय टोटल बात करते हैं तो टोटल 12 संख्या है। टोटल 12 है। अगर जब संविधान को लागू किया गया था 1950 में, 26 जून 1950 की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद प्रथम का संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी जाती है। इसके बाद 10वीं, इसके बाद 11वीं, इसके बाद 12वीं, 73, 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और कहीं ना कहीं अगर वर्तमान समय में इसमें बात करते हैं तो लगभग टोटल 395, मतलब टोटल अगर उस तरह से देखें सब पार्ट मिला के तो 448 के पास अनुच्छेद होंगे, लेकिन हम लोग उन्हें देखते नहीं, जोड़ते नहीं, क्योंकि मूल जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं और कहीं ना कहीं 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 20 है। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। विकल्प है, मतलब प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? पहला विकल्प है 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या फिर 5 जून। तो इसका सही आंसर आपका है डी विकल्प, 5 जून के दिन। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम सम्मेलन कहा और स्टॉकहोम सम्मेलन में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विश्व के लगभग टोटल 114 देशों ने भाग लिया और पहली बार पृथ्वी एक है सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत के अनुसार ही यूनेप की स्थापना होती है। यूनेप का जन्म होता है। यूनेप आखिर क्या है? तो यूनेप है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म होता है और 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने का जो है घोषणा की जाती है। अब बात करते हैं भारत का। तो भारत ने जो है 19 नवंबर, कब? तो 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू करता है और भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसे आपको अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों आज तो हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन किए, ये आज के हमारे प्रश्न थे। हम लोग इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर अगले अपने वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को पब्लिक करें आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और हमारे जो वीडियो को है इसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।